ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? हम लोग कहाँ थे आपको याद होगा, समाजवाद और मार्क्सवाद वाले टॉपिक में। लेकिन आप लोग अब चीज़ों को क्लियर समझ पा रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे होंगे। मेरा इंस्ट्रक्शन है कभी भी टॉपिक को अकेला नहीं पढ़ना है, टॉपिक को ऑर्गेनिक होल के रूप में देखना है। तो अभी अगर ओवरऑल हम जा रहे हैं तो किस खंड से? तो पार्ट थर्ड से जा रहे हैं। खंड थर्ड में पहला सब टॉपिक कौन था? तो औद्योगिक क्रांति और यूरोप में और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विस्तार। दूसरा सब टॉपिक आज आपका समाजवाद और मार्क्सवाद कवर कर लेंगे। तो मैं कल फिर आपका टॉपिक भेजूंगा। मिस्टर अंकुर, कल इन लोगों को आज ही मिल जाना चाहिए था, बल्कि थोड़ा आज ही जाना चाहिए था, लेकिन कल चलिए, कल 12 बजे तक हर स्थिति में हम आप लोग कल डाउनलोड कर लीजिएगा साम्राज्यवाद, नया साम्राज्यवाद। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज, ये आवश्यक है आप लोगों के लिए कल, क्योंकि कल वो स्टार्ट करेंगे। तो फिर जब साम्राज्यवाद, नया साम्राज्यवाद जब हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक तब आपकी आएगी प्रथम विश्व, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो चारों खंड को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड होल बनता है। तो चूंकि मैं आप लोगों को सोचने वाला प्राणी भी बना रहा हूं और आप लोग बन भी रहे हो, तो उसमें क्या है कि चारों तरफ से हम उसको लिंक करके आपको बता रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक होंगे। जब चार बन जाए तो मैं एक डायग्राम खींचूंगा, उस डायग्राम से आपका पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इन चारों के बीच क्या परस्पर संबंध है। बल्कि एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो पार्ट 2 और पार्ट 3 को लेते हुए और सीधा उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लिंक करे, मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों लिंक हो जाएगा। तो चलिए, हम जब समाजवाद और मार्क्सवाद कवर कर रहे हैं तो पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया होगा, आपको याद होगा। Which is the question? This one, कि आरंभिक समाजवादी चिंतकों ने पूंजी के द्वारा श्रम के शोषण की समस्या को तो उठाया, परंतु उसका समाधान देने में विफल रहे। परीक्षण कीजिए। तो पहले आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है, और क्या आपने ये क्वेश्चन किया? जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है, काम ज्यादा है। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है, और क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया? बी फास्ट। हाइपोथेटिकल। क्या क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया? बोलिए। यस सर, ट्राई किया। ओके, तो मेरी हेल्प भी चाहिए। बहुत आसान है। इसमें आप ऐसे करोगे कि आरंभिक आरंभिक समाजवादी चिंतक पहले आरंभिक समाजवादी चिंतक समाजवादी चिंतक वैसे आरंभिक समाजवादी चिंतक वे चिंतक थे जिन्होंने पहली बार सरकार एवं बुद्धिजीवियों का ध्यान श्रमिकों की दुर्दशा की ओर खींचा। श्रमिकों की दुर्दशा की ओर खींचा। खींचा या आकर्षित किया तथा श्रमिकों की शोषण
की समस्या को उठाया, समस्या को उठाया। यह दूसरी बात है, यह दूसरी बात है कि वे इसका व्यावहारिक समाधान नहीं दे सके, वे इसका व्यावहारिक समाधान नहीं दे सके। दूसरी बात है। अब हमारा देखो स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, जैसे फ्लाइट जिसने टेक ऑफ करता है उसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है तो हम चैन की सांस लेते हैं। अब क्या करना है? अब आपके पास 3 चिंतक है, 2 फ्रेंच चिंतक है, एक ब्रिटिश चिंतक है, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरिये, लुई ब्लांक का मत लिखना, वो ये आरंभिक समाजवादी उसका नहीं। हाँ, चाहे लुई ब्लांक का भी दे सकते हो, क्योंकि आरंभिक समाजवादी यूटोपियन नहीं, तो आरंभिक समाजवादी में चाहो तो लुई ब्लांक का भी दे सकते हो और रॉबर्ट ओवन का। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, अब तुमको 150 वर्ड्स में लिखना है। उन सभी के बारे में अगर सारी बातें लिखने लगी तब तो गलत हो जाएगा, तब मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तुम्हें ये कला तो सीखनी पड़ेगी, बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करना, क्योंकि पूरे प्रश्न का उत्तर अगर मैं यहां लिखवाना शुरू करूंगा तुम्हारा टाइम ही पूरा चला जाएगा। तो इसलिए मैं मॉडल आंसर करके लाता हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त होते होते तक आप लोग क्वेश्चन आंसर सीख लो, मैंने मेंस का पूरी तरह से, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने दोनों कराया। फिर जब कल्चर का आपका आएगा और एंशिएंट, मेडिवल एंड कल्चर, तो उसमें फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों चलेगा। लेकिन मेंस का आपको इधर सीख लेना है। और हमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पर विश्वास है कि आपके विजन को खोल देगा, आपके दृष्टि को इस प्रकार से खोल देगा कि आपको कोई परेशानी फिर आगे नहीं होगी, आप बहुत आसानी से उसको कर पाओगे। तो देखो, अब ये आपका स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने का पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा थोड़ा उन सबसे परिचय करा के और तब देना कि परंतु वे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे, वो शांतिपूर्ण परिवर्तन विश्वास करते थे, वे प्रबोधन काल के चिंतक की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई और जगत की पूर्णता में विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने वर्ग समन्वय पर बल दिया, वर्ग संघर्ष पर नहीं। परंतु उनका समाधान व्यावहारिक समाधान नहीं निकला, मजदूरों की दिशा में सुधार नहीं हो सका, सरकारों ने उनके विचारों को गंभीरता से नहीं लिया। आगे कार्ल मार्क्स उनके विचारों से आगे बढ़ गया और कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद को प्रस्तुत किया। तो ऐसे करके कुछ जो आपको उचित लगे आप लिख डालिए, हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए जल्दी, समय कम है, मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। क्या अंकुर? मैक्सिमम यस। ओके, हाँ, कोशिश करते रहो। और जो अभी यस करने की स्थिति में नहीं हो तो आज न कल आ जाओगे। आप ही बताओ ना, आप तो पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी हो, आप यूपीएससी के एग्जाम में जाओ, किसी भी एग्जाम, जीवन के किसी भी एग्जाम में जाओ, तो एक चीज की आवश्यकता तो होगी, लिखना। लिखना, आप यूपीएससी में जाओ, स्टेट में जाओ, जहां कहीं भी जाओ, बशर्ते आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, कहीं भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में जाओ, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में जाओ, तो लिखना तो आवश्यक है। लिखने से हम कैसे भाग सकते हैं? तो लिखना तो आवश्यक है, लिखना जारी रहे। तो चलिए, अब ये हो गया आपका आरंभिक समाजवादी चिंतक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बता रहा था कि मैंने तो आरंभिक समाजवादी चिंतक आपको बता ही दिया था, फिर मैंने आपको कार्ल मार्क्स पर लाया था, आप याद करो। तो मैंने कार्ल मार्क्स में आपको बताया, कार्ल मार्क्स के कई विचारधाराएं मैंने बताई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कार्ल मार्क्स का याद होगा कि आत्मालोप का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ सेल्फ एलिनेशन। फिर उसके बाद मूल, पहले बताया आत्मालोप का सिद्धांत, फिर क्लासिकल अर्थशास्त्र की आलोचना कैसे की है कार्ल मार्क्स ने। फिर मैंने आपको मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताया था, याद होगा। अब मुझे समझाना है आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब देखो, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये विशुद्ध फिलॉसफी है, तो इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल अंदाज में समझना पड़ेगा। और फिलॉसफी की एक सीमा होती है, मैं आपको बता दूं। फिलॉसफी में यह प्रश्न किया जाता है क्या है, लेकिन फिलॉसफी में यह प्रश्न नहीं किया जाता है क्यों है। इसलिए थोड़ा फिलोसॉफिकल है, तो इसको फिलोसॉफिकल अंदाज में आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद,
भौतिकवाद। इसके लिए अंग्रेजी में टर्म आता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब ये क्या है देखिए, ये जो कार्ल मार्क्स है वो कार्ल मार्क्स के अनुसार कि यूरोपीय समाज, हालांकि देखो भारतीय समाज या भारत के या एशिया के विषय में उसकी धारणा बड़ी आपत्तिजनक है। वो इंडिया को कभी विजिट नहीं किया था, परंतु इंडिया के बारे में और एशिया के बारे में कंक्लूसिवली लिख डाला। लेकिन उसने यूरोपीय समाज की परिकल्पना की है कि यूरोपीय समाज का विकास है वो निम्नलिखित रूप में होना है। निम्नलिखित रूप में कैसे? तो पहली अवस्था उसने कही प्रारंभिक समाजवाद। तो भाई ये प्रारंभिक समाजवाद की अवस्था क्या है? तो प्रारंभिक समाजवाद की अवस्था वो अवस्था है जब निजी संपत्ति है ही नहीं। तो जब लोग, अब समझ लीजिए, जब लोग जितना उत्पादन करते हैं उतना परस्पर खपत कर देते हैं, तो उत्पादन और खपत अगर बराबर है, अधिशेष है ही नहीं, तो विषमता कैसे आएगी? विषमता तो तब आएगी जब लोग उत्पादन से जब लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगते हैं और उस अतिरिक्त उत्पादन पर कुछ अन्य लोग कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं, तब आती है विषमता। लेकिन जब अतिरिक्त उत्पादन है ही नहीं तो विषमता कैसे आएगी? तो ये कहावत आपने सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जब शरीर में ताकत ही नहीं है तब तो हम अहिंसक हो ही जाएंगे। तो ये प्रारंभिक समाजवाद वो अवस्था है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी पैदा नहीं हुई है, क्योंकि उत्पादन अभी उस स्तर का नहीं है। जो अधिकतर जो जनजातीय समाज होता है, जो ट्राइबल सोसाइटी होती है, उसमें ये स्थिति है। फिर उसने कहा कि आगे क्या होगा कि कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के श्रम का शोषण करना शुरू कर देंगे। अब जब कुछ लोग जब कुछ अन्य लोगों के श्रम का शोषण करना शुरू कर देंगे, तब एक दूसरी अवस्था आ जाएगी। वो दूसरी अवस्था को उसने नाम दिया दास व्यवस्था। माने कुछ लोग हो जाएंगे दास और कुछ लोग हो जाएंगे दासों के स्वामी। तो दूसरी अवस्था आ जाएगी जिसको कहेंगे दास और दासों के स्वामी, मतलब दास व्यवस्था आ जाएगी। फिर दास व्यवस्था भी टूट जाएगी। उसका अगला चरण आएगा सामंतवाद। तो अब क्या होगा, लोग कुछ लोगों के श्रम का शोषण नहीं करेंगे या उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे। अब कुछ लोग एक दूसरा काम करेंगे, वह भूमि संपदा पर कब्जा कर लेंगे और भूमि संपदा पर नियंत्रण स्थापित करके और भूमि संपदा का उपभोग करना शुरू करेंगे और किसानों को अर्ध दास बना देंगे। किसान जिसको आप सर्फडम या कृषि दास तो आपको मैंने बताया हुआ है, तो उसको सामंतवाद की स्थिति कही गई। चलिए आगे चलकर सामंतवाद भी टूट जाएगा, क्योंकि एक तरह जो भूमिधारी कुलीन वर्ग हैं और किसान हैं उनके हितों में टकराहट होगी और टकराहट के कारण ये सिस्टम टूट जाएगा। तब आएगा पूंजीवाद। अब पूंजीवाद में फिर नया उत्पादन प्रणाली आ जाएगा मार्क्स के अनुसार, जब लोग व्यापार, उद्योग आदि पर कब्जा करके और एक वर्ग पूंजीपति वर्ग के रूप में स्थापित हो जाएगा, जिसको कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा है। लेकिन कहा कि भाई यह पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का चूंकि शोषण होगा और मजदूरों का हक मारा जाएगा, तो मजदूरों में प्रतिक्रिया होगी और फिर पूंजीपति और मजदूरों के हित जो परस्पर टकराएंगे, उसके परिणाम स्वरूप आगे एक नई व्यवस्था आएगी और वह व्यवस्था होगी समाजवाद। समाजवाद में जितनी द्वंद्व है वो आके घुल जाएंगे और लोगों का विचार जो अविवेकी है वो विवेकशील हो जाएगा, सारा नकारात्मक समाप्त हो जाएगा और समाज में लोग सुख से जीने लगे। तो मतलब क्या है कि उसका जो ये धारणा है कि अंतिम अवस्था ही समाजवाद की अवस्था होगी, एक कार्ल मार्क्स की धारणा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रारंभिक समाजवाद से दास व्यवस्था, दास व्यवस्था से सामंतवाद, सामंतवाद से पूंजीवाद और पूंजीवाद से समाजवाद आएगा, तो यह परिवर्तन की प्रक्रिया आखिर चलेगी कैसे? तो कार्ल मार्क्स ने इसका जवाब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से देने का प्रयास किया। जैसे आप बैठे हुए हो, आप इस चेयर पर बैठे हुए, इस चेयर से उठकर आप दूसरे चेयर पर चले जाते हो, तो आपके जो पोस्चर में जो बदलाव आया है, उस बदलाव का कारण क्या है? सोचिए, उस बदलाव का कारण क्या है? तो कुछ ना कुछ वजह तो होगी। तो इसका कहना है कि जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन द्वंद्व के माध्यम से होता है। द्वंद्व मतलब संघर्ष, संघर्ष के माध्यम से ये चेंज होता है। तो पहले उसने द्वंद्व की परिकल्पना, जैसे द्वंद्वात्मकता की अवधारणा उसने एक दूसरे थिंकर से ली,
द्वंदात्मकता की अवधारणा उसने एक दूसरे थिंकर से ली थी। उस थिंकर का, वो जर्मन थिंकर ही था जो मैंने आपको पीछे बताया था, वो जर्मन विचारक था। वो जर्मन विचारक का नाम था हीगेल। हीगेल। तो देखो, अब दुनिया में दो तरह के चिंतक हैं। एक तरह का चिंतक कहलाता है प्रत्ययवादी। प्रत्ययवादी चिंतक कौन है? जो विचारधारा की सत्यता को प्रधान मानकर चलता है, जो मानकर चलता है विचारधारा ही सत्य है। तो विचारधारा की सत्यता को जो प्रधान मानकर चलता है वो कहलाता है प्रत्ययवादी। और दूसरे प्रकार का जो चिंतक है, वह दूसरे प्रकार के चिंतक जो भौतिक पदार्थ को सत्य मानकर चलता है, उसको कहते हैं भौतिकतावादी। तो जो विचारधारा को सत्य मानकर चलता है वो कहलाता है प्रत्ययवादी, और जो भौतिक पदार्थ को सत्य मानकर चलता है वह कहलाता है भौतिकतावादी। अब ये विचारधारा की सत्यता क्या है? जैसे मान लो ये दीवाल है, तो सभ्यता के आरंभ से ही विचारकों को यह प्रश्न सताता रहा है कि दोनों में सत्य कौन है। विचारधारा सत्य है या भौतिक पदार्थ सत्य है? दीवाल सत्य है या दीवालत्व सत्य है? तो चिंतकों का एक वर्ग होगा जो विचारधारा को सत्य मानेगा, चिंतकों का दूसरा वर्ग होगा जो भौतिक पदार्थ को सत्य मानेगा। तो जो भौतिक पदार्थ को, भौतिक पदार्थ का मतलब जो संसार में आप महसूस करते हो, जो आप छू सकते हो, जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, और विचारधारा का मतलब जो आपके मन में है, जो जिसका कोई मुंह माथा नहीं है। तो दोनों में कौन सत्य है? विचारधारा परिवर्तन लाता है या भौतिक पदार्थ परिवर्तन लाता है? तो दोनों में कौन सत्य है? तो ये इसी पर दुनिया में चिंतक दो तरह के बते हुए, भौतिकतावादी और प्रत्ययवादी। तो कार्ल मार्क्स से पहले भौतिकतावाद की प्रधानता नहीं थी, अधिकांश चिंतक प्रत्ययवादी होते थे। जैसे प्रबोधन काल के चिंतक भी प्रत्ययवादी थे, जैसे प्लेटो यूरोप में चिंतक था वो प्रत्ययवादी था। उसके बाद हीगेल हुआ, वह प्रत्ययवादी था, मतलब विचारधारा की सत्यता को मानता था। वो मानता था जब विचारधारा में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। तो वो मानता था विचारधारा में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन विचारधारा में परिवर्तन कैसे होगा, उसी में उसने ये थियरी दी जिसको आप कहते हो डायलेक्ट्रिसिज्म। विचारधारा में कैसे परिवर्तन होता है, इसी आधार पर उसने यह थियरी दी, वह सिद्धांत दिया जिसको आप कहते हो द्वंदात्मकता। तो उसने कहा कि पहले एक विचारधारा आती है, एक विचारधारा, फिर उसके ठीक उसके विपरीत एक दूसरी विचारधारा तुरंत आ जाती है, और दोनों मिलकर एक तीसरी विचारधारा का रूप ले लेती है। माने एक विचारधारा आती है, उसी समय एक दूसरी विचार, देखो ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी में मैंने पहले ही कहा, क्यों ऐसा, आपने पूछे ऐसा क्यों आती है, ऐसा प्रश्न करोगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप सिर्फ मान लो एक विचारधारा आती है, उसके समानांतर एक दूसरी विचारधारा आ जाती है, और वो पहली विचारधारा से टकराती है, और टकराहट के बाद वो तीसरी विचारधारा का रूप ले लेती है। तो उसके लिए उसने नाम दिया बीइंग, नॉट बीइंग और बिकमिंग। एक ही बार ऐसा नहीं होता है। जैसे बीइंग आई एक विचारधारा, दूसरा नॉट बीइंग टकराई, बिकमिंग हो गई, फिर बिकमिंग बीइंग हो गई, फिर बीइंग नॉट बीइंग से टकराई, फिर जैसे बीइंग आई दूसरा नॉट बीइंग आई, दोनों मिलकर टकराई तो बिकमिंग हो गई, फिर बिकमिंग बीइंग बन गई, फिर एक दूसरा नॉट बीइंग उसे टकराया, फिर वो बिकमिंग हो गया, फिर बिकमिंग बीइंग हो गया, फिर दूसरा नॉट बीइंग टकराया, फिर बिकमिंग हो गया। तो इसी तरह से वो चलता रहता है। विचारधारा में परिवर्तन होता है और वहीं से समाज में परिवर्तन होता है। जब कार्ल मार्क्स ने पहले हीगेल को पढ़ा और हीगेल को देखा तो बहुत प्रभावित हुआ कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स, लेकिन कार्ल मार्क्स भौतिकतावादी था, वो विचारधारा की सत्यता को नहीं मानता था, वो भौतिक पदार्थ की सत्यता को मानता था। तो एक दूसरा चिंतक था फारवाक। फारवाक से उसने भौतिक पदार्थ यानी भौतिकतावाद जैसे तत्व को लिया था, जो भौतिक पदार्थ की सत्यता को मानता था। फारवाक को ही कार्ल मार्क्स ने माना। तो जब वो हीगेल के दर्शन में द्वंदात्मकता को देखा तो प्रभावित हुआ, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि मैंने हीगेल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया, मतलब उल्टा था, उसको मैं सीधा करके पैर के बल खड़ा कर दिया। मतलब जो द्वंदात्मकता हीगेल ने विचारधारा के स्तर पर देखा है, वह मैं भौतिक पदार्थ के स्तर पर देख रहा हूं। और तब उसने एक नया नाम दिया, कहा कि यह संघर्ष वर्ग संघर्ष के रूप में दिखाया। जैसे एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच संघर्ष होता है और फिर परिवर्तन होता है, तो उसने नाम दिया इसको थेसिस
एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो उसका मानना था कि जितनी भी पद्धति है, जितनी पद्धति आती है, उस पद्धति में विरोधी तत्व उसी समय आ जाता है और दोनों के बीच टकराहट होकर तीसरी पद्धति का रूप लेता है। तो पहले थेसिस आती है, फिर एंटीथेसिस टकराती है और सिंथेसिस का रूप ले लेती है। वो कहता है कि मान लीजिए अगर दास व्यवस्था थेसिस था और सामंतवाद एंटीथेसिस, तो पूंजीवाद सिंथेसिस हो गया, और सामंतवाद थेसिस है और पूंजीवाद एंटीथेसिस है तो समाजवाद सिंथेसिस होगा। तो इसी तरह से वो कहा कि ये जो विचारधारा के स्तर पर उसने सोचा था हीगेल ने, उसको कार्ल मार्क्स ने भौतिक पदार्थ पर देखा। देखो ये फिलोसॉफिकल है, दर्शन की अपनी सीमा होती है। मैंने यथासंभव कोशिश की है, अब तुम वो रिस्पॉन्स बताओ कि क्या हालत है आपकी, क्या आप समझ पाए इसको? अंकुर जरा पूछिए इनसे। मैक्सिमम यस। ये फिलोसफी है, जो नहीं भी समझोगे तो चिंता मत करना, मतलब फिलोसफी, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारा। बस वैसे भी तुम एक बुद्धिजीवी हो और मार्क्स दुनिया का, मतलब शायद ही दुनिया में, मार्क्स वो गिने चुने चिंतकों में है, मार्क्स वो गिने चुने चिंतकों में है जिसने पूरी दुनिया की विश्व राजनीति और समाज की धारा को प्रभावित किया है। कार्ल मार्क्स को समझना तो प्रत्येक बुद्धिजीवी को मांगता है कि कार्ल मार्क्स को समझना चाहिए। अरे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, लेकिन बुद्धिजीवी होने के नाते भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा को समझना है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो चलिए ये हुआ। अब मैं आपको एक दूसरी थियरी बताऊंगा। देखो मूल और अतिरिक्त तो हो ही गया है, ये तो हम पहले ही बता चुके, और ये द्वंदात्मक भौतिकवाद आपको समझा दिया। और अब आपको समझाना है परिवर्तन का सूत्र, द्वंदात्मकता तो अब हो ही गया, ये आपको पढ़ ले, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये सब मैंने हर कुछ मैं लिखित दे देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की व्याख्या करते हुए 3 वर्गों की बात कही थी। क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ के बाद जो उसके फॉलोअर्स हुए, जमींदार, पूंजीपति और श्रमिक। मार्क्स ने उन्हें 2 समूह में विभाजित कर दिया, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। उसी प्रकार कार्ल मार्क्स से पहले भी चिंतक आर्थिक भौतिक कारक का प्रभाव मानव के परिवेश और वातावरण पर स्वीकार करते थे। कार्ल मार्क्स से पहले भी जो चिंतक आर्थिक भौतिक कारक का प्रभाव मानव के परिवेश और वातावरण पर स्वीकार करते थे, परंतु मार्क्स ने उनमें से एक कारक, मतलब उत्पादन के साधन को उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट माना। मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूं, तुरंत समझ जाओगे। उत्पादन के साधन पर बल दिया था, उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तनों को इतिहास के परिवर्तनों से जोड़कर देखा। अब ये कैसे देखा है उसको देखते। देखो इसमें एक डायग्राम शायद नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूं। एक डायग्राम देखिए, आप लोग गौर से देखना। उत्पादन के साधन, ये डायग्राम उसके नीचे बना लेना आप। उत्पादन के साधन, मूल ढांचा, उत्पादन के साधन, मूल ढांचा, आर्थिक ढांचा, यानी उत्पादन के साधन, मतलब इसको हम 3 जान पाएंगे, तीनों मिला जुला कर एक ही है। जैसे कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधन को मूल ढांचा का नाम दिया, और यही मूल ढांचा आर्थिक ढांचा था। ओके, अब ठीक इसके ऊपर ऊपरी ढांचा, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचा को बेसिक स्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और आर्थिक ढांचा को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऊपरी ढांचा को कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर उत्पादन के साधन
के लिए टर्म आता है, उत्पादन के साधन के लिए टर्म आता है उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध सब बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ में है। पीडीएफ में है? कहां पर है? तुम्हारे पीडीएफ में तो नहीं है अंकुर। अच्छा ये है, ओके कोई बात नहीं, मैं फिर बना देता हूं। इसमें है लेकिन फिर मैं बना देता हूं। उत्पादन संबंध, इसके ऊपर आप कह सकते हो सामाजिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इस सांस्कृतिक में ही विचारधारा भी आती है। विचारधारा भी आती है। अब देखिए, अब ये बहुत क्लियर है, इसको मैं आपको बताता हूं ये क्या बोलता है। देखो ये बोलता है कि जैसे कहता है कि देखिए बेसिकली ये जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन का साधन है, वही उत्पादन संबंध निर्धारित करता है। मतलब जो उत्पादन के साधन में जो आर्थिक ढांचा है वही मूल ढांचा है, और वही राजनीतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, सांस्कृतिक ढांचा, सांस्कृतिक में ही विचारधारा सभी को आधार देता है। तो कैसे देता है? तो कहता है कि एक्चुअली उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए मेंटली अलर्ट रहना, उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है। तो उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है। तो उसमें जो विजेता वर्ग बनकर उभरता है, वह विजेता वर्ग उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है। लेकिन उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेने के बाद भी उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं होता है। चलो, उसने एक वर्ग को हटाकर तो उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लिया, एक दूसरा वर्ग है जो फिर उससे संघर्ष कर रहा है, निरंतर उसको हटाने का प्रयत्न कर रहा है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार। तो जो वर्ग उत्पादन के साधन पर कब्जा करता है वह जानबूझकर उत्पादन संबंधों को, अर्थात राजनीतिक ढांचे, सामाजिक ढांचे, सांस्कृतिक ढांचे, इन सभी में इस प्रकार से परिवर्तन लाता है ताकि आगे भी उत्पादन के साधन पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे वो मेंटली अलर्ट हो ना, उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है। तो जो वर्ग विजेता हो जाता है उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उत्पादन के साधन पर उसका कब्जा तो हो गया, परंतु एक दूसरा वर्ग उसको निरंतर हटाने का प्रयत्न करता है। तो कहीं कोई दूसरा वर्ग उसको फिर वहां से हटा न दे, इसलिए उत्पादन संबंधों को इस प्रकार से बदलता है। मतलब राजनीतिक ढांचे, सामाजिक ढांचे, सांस्कृतिक ढांचे, इन सभी में इस प्रकार से परिवर्तन लाता है ताकि यहां पर हमारी पकड़ मजबूत हो। तो इस कारण से जो राजनीतिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, सांस्कृतिक ढांचा है, वह ढांचा इससे प्रभावित हो जाता है क्योंकि जो वर्ग यहां पर कब्जा करता है वही इसको अपने ढंग से बदल देता है। जैसे विचारधारा आती है। तो एक मान लीजिए मैं आपको संस्कृत का श्लोक ही बताता हूं। अब एक संस्कृत का श्लोक है कि दूसरे की स्त्री को माता के अनुसार, दूसरे के धन को ढेला के समान, दूसरे की स्त्री को माता के समान, और जो सारे संसार को अपने आत्मा के समान समझता है वही पंडित है। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। तो एक मार्क्सवादी विद्वान अगर उस पर विचार करता है
तो एक मार्क्सवादी कहेगा देखो भाई, जो आदमी कह रहा है दूसरे के धन को ढेला के समान समझना चाहिए और दूसरे की स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, इसका मतलब उसका स्वार्थ यह है कि उसके पास बहुत धन है और उसे डर है कहीं कोई दूसरा हमें चुरा न ले, और उसकी पत्नी भी संभव है कि सुंदर होगी कि मेरी पत्नी पर भी कुदृष्टि ना डाले। तो मतलब ये कहने का है कि विचारधारा जो आती है वो वर्गीय हित से प्रभावित होकर आती है। राजनीतिक ढांचा बनता है, राज्य बनता है, राजनीतिक कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, वो सब उस वर्ग को फेवर करता है और दूसरे वर्ग को उससे वंचित रखता है। अब देखो ना, निजी संपत्ति की अवधारणा मध्य वर्ग के हित के अनुकूल थी। अभी भी आप देखोगे दिल्ली जैसे शहरों में सड़क के किनारे ठंड कपकपाती हुई ठंड में सैकड़ों लोग सड़क के किनारे, हालांकि बहुत सारे रैन बसेरा स्थापित किया जाता है, लेकिन लोगों की संख्या इतनी है कि उसमें भी एकोमोडेशन नहीं हो पाता है, तो बहुत लोग सड़क के किनारे सोए रहते हैं और उस ठंड में। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 50 मकान है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है तो वह जो सड़क के किनारे ठंड से ठिठुरता रहता है वो दूसरे के मकान में नहीं घुस सकता, क्योंकि वो मान लिया है कि हमारी संपत्ति नहीं है और निजी संपत्ति को स्वीकृति मिली हुई है। तो निजी संपत्ति को किसने स्वीकृति दिलवाई? तो मध्य वर्ग ने दिलवाई। तो जो वर्ग आता है वो अपने हित, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग, जिस वर्ग के पास मतलब उत्पादन के साधन पर कब्जा होता है, वो सारे नियमों को अपने अनुकूल कर लेता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था, इसलिए जब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन देख रहे हो तो उस परिवर्तन को यहां मत देखो, इसकी जड़ यहां है। अब देखो, अब मार्क्सवाद है, दर्शन तो थोड़ा जटिल है, मैंने कोशिश की है, अब थोड़ा सा हिंट करो कि आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछो। मैक्सिमम यस। ओके, ये थोड़ा सा थियरी है, तो थियरी तो थोड़ी सी ऐसी होती है। तो यही मूल रूप से आपका उद्देश्य था और मैं समझता हूं कि अब इसमें आपको दिक्कत एज सच नहीं होगी। अब हम आपको दूसरी दिशा में ले चलते हैं। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, अब मार्क्सवादी क्रांति के भिन्न चरण तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, इसमें भी समझा देता हूं। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्रांति के 3 चरण निर्धारित किए। उसने कहा कि पहले चरण में कार्ल मार्क्स ने घोषणा की कि पहले चरण में, क्रांति के पहले चरण में जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा कहते औद्योगिक श्रमिक को, वह डायरेक्ट एक्शन करेगा। इसीलिए आपको टर्म दिया है प्रत्यक्ष कार्रवाई का चरण, डायरेक्ट एक्शन। वो डायरेक्ट एक्शन लेगा और डायरेक्ट एक्शन लेकर पहले वो सरकार पर कब्जा कर लेगा। पहला चरण का जब मूवमेंट पूरा होगा, जब सर्वहारा वर्ग जब इकट्ठा होगा और जब वह डायरेक्ट एक्शन लेगा और सरकार पर कब्जा करेगा और सरकार पर जब उसका कब्जा हो जाएगा, तब क्रांति दूसरे चरण में पहुंचेगी। उसके लिए उसने नाम दिया सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। अब सर्वहारा वर्ग अपनी तानाशाही सरकार को स्थापित कर ले और तानाशाही सरकार को स्थापित करके वह सर्वहारा वर्ग उसी राज्य मशीनरी का प्रयोग कर, अभी राज्य को समाप्त नहीं करे, उस राज्य मशीनरी का प्रयोग कर, जिस राज्य मशीनरी का प्रयोग कर कभी बुर्जुआ वर्ग ने सर्वहारा का शोषण किया है, उसी राज्य मशीनरी का प्रयोग कर सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग को मिटा दे। बुर्जुआ वर्ग को मिटा दे का मतलब हुआ उसकी निजी संपत्ति को समाप्त कर दे। अगर निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी तो बुर्जुआ वर्ग के सारे कुविचार, जो गलत विचार है, वो भी मिट जाएंगे और वो भी सर्वहारा हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि क्रांति का जो दूसरा चरण है उसमें सर्वहारा वर्ग को एक और काम भी करना चाहिए। उसे क्रांति का निर्यात अन्य क्षेत्रों में भी करना चाहिए, ताकि क्रांति का जो प्रसार है वह क्रांति का प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी होता रहे। जैसे भारत से क्रांति अफगानिस्तान में जाए, पाकिस्तान में जाए, अफगानिस्तान में जाए,
है ना, ईरान में जाए, इस तरह से उस क्षेत्र से फिर वहां क्रांति होगी, तो हर जगह सर्वहारा क्रांति हो जाएगी और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सरकार स्थापित हो जाएगी। अब पूरी दुनिया में एक ही राज्य होगा, सर्वहारा राज्य, और एक ही वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग। जब ये स्थिति पूरी दुनिया में कायम हो गई तो उसने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई का मतलब है कि राज्य को थोड़े समय के लिए तो आप रखिए, लेकिन राज्य को फिर आपको अधिक समय तक बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। जब क्रांति का उद्देश्य पूरा हो जाता है और जब पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग ही स्थापित हो जाता है तो राज्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और राज्य विदर अवे कर जाएगा, राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा। फिर पूरी दुनिया में एक ही राज्य होगा, सर्वहारा वर्ग का राज्य, और एक ही वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग। तो उसके लिए उसने नाम दिया वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। तो तीसरा चरण क्रांति का आएगा, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। उसी के लिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद या कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया था। तो मेरे विचार में तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, तो आप इसको समझ गए होंगे। और लेकिन यह मार्क्स का यूटोपिया सिद्ध हुआ। उसने कहा कुविचार मिल जाएगा, आपस में शांति और सहयोग से जी लेंगे, राष्ट्र के समाप्त होते ही सैन्य तैयारी, युद्ध सब कुछ समाप्त हो जाएगा। परंतु यह चरण स्वयं मार्क्स का यूटोपिया, मार्क्स की कल्पनाशीलता सिद्ध हुई। यह चरण कभी नहीं आया, आप जानते हो। अब देखो, अब हम मार्क्सवादी मूवमेंट की तरफ आपको थोड़ा सा झलक देते हैं और बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और मैटर तो आपके पास है ही, मैं आपको समझा देता हूं, आपको याद ही हो जाएगा। देखिए, यूरोप में मार्क्सवाद का प्रसार, यूरोप में मार्क्सवाद का प्रसार। तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले एक वर्किंग मैन एसोसिएशन की स्थापना कर ब्रिटेन में श्रमिक वर्ग को संगठित करने का प्रयास किया था। वर्किंग मैन एसोसिएशन की स्थापना कर लंदन में श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया था और फिर आगे उसने एक प्रथम सोशलिस्ट इंटरनेशनल, नेशनल का गठन 1864 में किया। 1864 में किया। उसमें जितने भी दुनिया के समाजवादी रुझान वाले बुद्धिजीवी थे उन सबको उसने एक प्लेटफॉर्म पर संगठित किया, वर्किंग मैन एसोसिएशन, प्रथम सोशलिस्ट इंटरनेशनल के तहत। लेकिन जो प्रथम सोशलिस्ट इंटरनेशनल है उसमें विरोधी विचार वाले बुद्धिजीवी आए, बहुत सारे अलग अलग विचार वाले। अब समझिए कार्ल मार्क्स भी था, तो गुएस जो मैजिनी है वैसे चिंतक भी थे, जो इटालियन थिंकर मैजिनी जो आपने सुना होगा, जो मैजिनी जिसने इटली को एकीकरण का विचार रखा था, वो भी उसमें शामिल था। तो अलग अलग प्रकार के समाजवादी इसमें शामिल हुए। तो ये सोशलिस्ट इंटरनेशनल अधिक समय तक चल नहीं सका, शीघ्र ही यह सोशलिस्ट इंटरनेशनल फिर बिखर गया। लेकिन इसका एक फायदा मिला कि यूरोप में मार्क्सवाद का प्रसार, समाजवाद और मार्क्सवाद का प्रसार शुरू हुआ। तो कहां कहां, तो पहले आप देखते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में वहां पर लेबर में सक्रियता काफी, श्रमिकों में सक्रियता काफी आ गई और वहां पर देखोगे समाजवादी रुझान वाले नेता काफी सक्रिय हो गए। और फिर आपको पता चलता है कि 1889 में लंदन में एक बड़ी लंदन के बंदरगाह पर एक बड़ी हड़ताल हुई और इस हड़ताल के बाद लेबर पार्टी का वहां गठन हुआ। तो लेबर पार्टी के गठन के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पर मार्क्सवाद का प्रभाव कम हो गया, क्योंकि लेबर पार्टी ने मजदूरों के उत्थान कार्यक्रम के बहुत कुछ को लेबर पार्टी ने अपना लिया। लेबर पार्टी ने उसमें से बहुत सारा कार्यक्रम को ग्रहण कर लिया। तो अब क्या हुआ, उसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वहां पर साम्यवाद का प्रभाव यानी कम्युनिज्म या मार्क्सवाद का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। फ्रांस में तो बड़ी अजीब बात हुई। फ्रांस में क्या हुआ कि जस्ट
1871 में, जब आपको याद है सेडान का युद्ध फ्रांस हार गया था, तो 1871 में आपको सूचना मिलती है कि फ्रांस में 1871 में चूंकि फ्रैंकफर्ट की संधि अपमानजनक संधि हुई थी जो फ्रांस को करनी पड़ी, याद होगा लुई नेपोलियन तृतीय हार करनी पड़ी थी। तो इस कारण से श्रमिकों में तो पहले से भी असंतोष था, विशेषकर जब फ्रांस का जो सरकार जब कमजोर पड़ी और जब उसका डिसग्रेस हुई, तो क्या हुआ कि 2 महीने तक 1871 में पेरिस में मजदूरों ने हमला कर दिया और 2 महीनों तक उसने मजदूरों ने पेरिस पर कब्जा बनाए रखा। उसको फ्रांस के इतिहास में पेरिस कम्यून के नाम से जानते हैं। पेरिस कम्यून बड़ा फेमस है। पेरिस कम्यून 2 महीनों तक जो मजदूर हैं उन्होंने 2 महीनों तक पूरे सरकार पर ही कब्जा बनाए रखा। जैसे लगा कि भाई सर्वहारा का शासन हो गया फ्रांस में, ऐसा महसूस हुआ। कुछ समय के लिए मजदूरों का शासन हो गया। कार्ल मार्क्स उस समय जीवित था। कार्ल मार्क्स ने स्वयं देखा। ये पेरिस कम्यून अधिक समय तक चल नहीं सका। शीघ्र ही जो सेना है उसने पेरिस कम्यून को दबा दिया, मजदूरों को भड़का दिया, उसको दबा दिया और दबा के उस विद्रोह को दबा दिया। और फिर एक बार 1871 में ही फ्रांस में तीसरे गणतंत्र की स्थापना हुई, मतलब बुर्जुआ सरकार स्थापित हुआ। कार्ल मार्क्स स्वयं भी उस समय जीवित था, तो कार्ल मार्क्स ने यह घटना देखकर निराश हुआ और कहा कि पता नहीं अभी सर्वहारा आंदोलन लायक पेरिस नहीं हुआ था और मजदूरों ने थोड़ा ज्यादा शीघ्रता दिखा दी। तो खैर तो कार्ल मार्क्स का विचार था। फिर जर्मनी में वहां पर देखोगे कि जर्मनी में एक साम्यवादी पार्टी के रूप में, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी के रूप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने तेजी से अपनी प्रगति शुरू कर दी। मतलब वो एक मार्क्सवादी पार्टी थी, वो भी वर्ग संघर्ष की बात करती थी और सर्वहारा वर्ग के तानाशाह की बात करती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको जो जर्मनी का एकीकरण बताया था, तो उसमें मैंने जर्मन चांसलर बिस्मार्क के बारे में बताया था कि बिस्मार्क ने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ तो प्रशा के बाद अब जर्मनी हो गया। तो आगामी 1870 से 1890 तक, यानी 20 वर्षों तक जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क बना रहा। तो बिस्मार्क उस समय जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रगति हो रही थी, तो बिस्मार्क ने अपने नीति को बदल दिया और बहुत सारे श्रमिक कल्याण कार्यक्रम ला दिया। श्रमिक कल्याण कार्यक्रम लाकर ताकि मजदूर आंदोलन से अलग हट जाए। इस तरह तुम देखोगे फिर पूर्वी यूरोप में अन्य देशों में भी कहीं ना कहीं मार्क्सवादी पार्टियां फैलती गई, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हुई। हर जगह वो मार्क्सवादी पार्टी गठित हुई, मार्क्स के विचार फैले, कहीं पर क्रांति नहीं हुई, कहीं पर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित नहीं हुआ। और 1883 में कार्ल मार्क्स निराश होकर मर गया। कहीं भी क्रांति नहीं। तो अब इसी पर प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या आखिर क्रांति टलने के क्या कारण थे? क्रांति टल जाने के क्या कारण थे? आखिर क्रांति जब इतनी होनी थी तो क्रांति टल क्यों गई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसके 3 कारण बताए जाते हैं। एक कारण बताया जाता है कुलीन वर्ग एवं मध्य वर्ग के बीच श्रमिकों के विरुद्ध गठबंधन। श्रमिकों के विरुद्ध गठबंधन। अब देखिए ये क्या चक्कर है, इस पर जरा गौर करिए। मतलब एक समय था, आप याद करिए, यही मध्य वर्ग था जो कुलीन वर्ग से, एक याद करिए, पहले राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन जब मध्य वर्ग का खतरा आया तो राजतंत्र और कुलीन वर्ग ने संयुक्त मोर्चा बना दिया था फ्रांस की क्रांति के समय, याद करिए। लेकिन जब अब एक दूसरी दिलचस्प बात भी आप याद करिए। दूसरी दिलचस्प बात क्या है? दूसरी दिलचस्प बात यह है कि अब कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच जब अब निम्न वर्ग का खतरा नजर आया
तो मध्य वर्ग ने अब वही कुलीन वर्ग के साथ गठबंधन कर लिया। मतलब सास भी कभी बहू थी वाली बात हो गई। एक समय था कि कुलीन वर्ग सास थी और मध्य वर्ग बहू, और सास और बहू के बीच टकराहट हो रही थी। जब दूसरी बहू आ गई निम्न वर्ग, तो अब जो दूसरी सास थी वो पहली सास से मिल गई कि माता जी थोड़ा सा कुछ क्लू बताइए कैसे टैकल किया जाता है। तो मतलब एक जब कॉमन एनिमी दोनों को आ गया तो दोनों ने मिलकर सामूहिक गठबंधन बना लिया, क्योंकि अब तो मजदूरों के शासन की बात हो गई। और दूसरा था लेनिन, जैसे व्लादिमीर लेनिन है जो बाद में जिसने सोवियत रूस में मार्क्सवादी क्रांति लाई है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूं। तो व्लादिमीर लेनिन ने इसका एक बड़ा ही दिलचस्प वर्णन किया। उसने कहा साम्राज्यवाद का बढ़ता हुआ लाभ। साम्राज्यवाद का लाभ मतलब उसने कहा कि देखिए, चूंकि अब मार्क्स ने जो अपील की कि दुनिया के मजदूरों एक हो, और जब मध्य वर्ग को कहीं ना कहीं डर हुआ कि भाई हमारा शासन समाप्त हो जाएगा, उन्होंने अपने यहां मजदूरों का शोषण थोड़े समय के लिए बंद कर दिया, और मजदूरों का शोषण बंद करके वहां से उपनिवेश की तरफ चले गए, और उपनिवेशों में जाकर उन्होंने मजदूरों का, उपनिवेशों के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। उपनिवेश से अपना धन लूट कर लाते थे, और उपनिवेश से लाए गए धन से अपने मजदूरों को भी थोड़ी सुविधाएं दे देते थे। उनके काम के घंटे कम कर दिए, उनके काम के घंटे कम कर दिए, उनको अच्छे वेतन और भत्ते देने लगे, उन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं देने लगे। तो अब उन्हीं पैसों से जब अपने मजदूरों को सुविधाएं देनी शुरू कर दी तो उनके मजदूर क्रांति से हट गए। तो कार्ल मार्क्स इस बात को, लेनिन का कहना था, व्लादिमीर लेनिन का, कि कार्ल मार्क्स ने गलत फार्मूला लगाया। मतलब कार्ल मार्क्स गलत भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस बात को नहीं सोचा कि इस तरह से पूंजीपति अपनी रणनीति बदल देंगे। इसका अनुमान कार्ल मार्क्स को नहीं था। उसने माना था कि कार्ल मार्क्स की घोषणा क्या थी कि सर्वहारा क्रांति वहां होगी जो सबसे औद्योगिकृत देश होगा, जहां सबसे अधिक औद्योगिकरण होगा। तो उसी घोषणा के अनुसार यह क्रांति या तो ब्रिटेन में होनी चाहिए थी या जर्मनी में, लेकिन परंतु कहीं भी क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो इसी कारण से नहीं, जो मैंने आपको बताया। तो अब देखो, लेनिन ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया उपनिवेश के लोगों को, उसने नाम दिया नए सर्वहारा। उसने कहा कि अब चूंकि शोषण के लिए उनको नए सर्वहारा मिल गए तो उन्होंने पुराने सर्वहारा को छोड़ दिया। कुछ समय के लिए पूरी तरह नहीं छोड़ा, कुछ समय के लिए पुराने सर्वहारा की जान बख्श दी। और तीसरा उसने कहा कि सरकारों के द्वारा कल्याणकारी कार्यों पर बल, सरकारों के द्वारा श्रमिक कल्याण पर बल। सरकारों के द्वारा जो श्रमिक कल्याण पर बल दिया गया, उन्हें और भी काम किए गए। मताधिकार का विस्तार, श्रमिकों को वोटिंग राइट भी दिया गया, मताधिकार भी दिया गया। तो कई तरह की सुविधाएं श्रमिकों को दी गई। तो जब श्रमिकों को अब इतनी तरह की सुविधाएं मिली तो श्रमिक अब क्रांति क्यों करते? क्रांति के रास्ते से हट गए। तो इस बात का अनुमान कार्ल मार्क्स को नहीं था कि श्रमिक क्रांति के रास्ते से हट जाएंगे। तो ये तीन कारणों से कहीं भी सर्वहारा क्रांति नहीं घटित हो सकी। अब हम आपको बताते हैं कि फिर आपसे मैं प्रश्न करूं कि क्या मार्क्सवाद विफल हो गया? क्या मार्क्सवाद विफल हो गया? क्या मार्क्सवाद विफल हो गया? हां या ना? हां या नहीं? आप लोग बोलिए, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से, हां या नहीं? क्या विचार हो रहा है इनका? नो, विफल नहीं हुआ। क्यों? तो इसने पूंजीवाद के व्यवहार को बदल दिया। व्यवहार को बदल दिया। इसने पूंजीवाद के व्यवहार को बदल दिया। जानते हैं, पूंजीवाद सभ्य तो नहीं हो सका, लेकिन सभ्य होने का नाटक अवश्य करने लगा। मजदूरों के काम के घंटे कम कर दिए गए, उनकी सुविधाएं बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, मजदूरों में मताधिकार का विस्तार हुआ, मजदूर कल्याण पर बल दिया गया। और
अपने नए संविधान में यूरोपीय सरकारों में होड़ लग गई कि अपने नए संविधान में वो समाजवादी गणतंत्र शब्द का प्रयोग करने लगे कि हम समाजवादी गणतंत्र हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि मजदूरों को लगे कि भाई ये मार्क्स से ज्यादा भला तो ये आपको चाहते हैं। तो कम से कम मार्क्सवाद के डर से ही सही पूंजीवाद ने अपना व्यवहार बदल लिया। तो आप बताइए कि पूंजीवाद का व्यवहार परिवर्तित कर दिया समाजवाद ने, तो मार्क्सवाद ने, तो हम कैसे माने कि मार्क्सवाद विफल हो गया? विफल नहीं हुआ। तो ये तो हुआ आपका कंटेंट। ओके, क्या मिस्टर अंकुर सब कुछ ओके जा रहा है? ओके, तो अब ये हुआ कार्ल मार्क्स की गतिविधियों का परिणाम क्या हुआ, ये सब आपका मैटर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और फिर आज जाके एक फाइनल रिवीजन आप मारोगे। और क्या मार्क्सवादी समाजवाद विफल रहा? मार्क्सवाद फ्रांसीसी समाजवाद था, हीगेल के विचारों की संतति था, माने हीगेल के विचारों दोनों की संतति था। ये क्वेश्चन आंसर है, मैंने दिया हुआ है कि मार्क्सवाद समाजवाद का उग्र रूप था तथा उसे प्रेरित करने में एक से अधिक कारकों की भूमिका रही थी। ये कारक थे फ्रांसीसी समाजवादियों एवं जर्मन दार्शनिक हीगेल के विचार। फ्रांसीसी समाजवादियों की भूमिका, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरी और लुई ब्लां जैसे फ्रांसीसी समाजवादियों ने निम्नलिखित रूप में मार्क्स को प्रेरणा प्रदान की। सर्वप्रथम फ्रांसीसी समाजवादियों के द्वारा औद्योगिकरण के शोषण मूलक स्वरूप को उद्घाटित किया गया, एक विचार है। दूसरा, फ्रांसीसी समाजवादियों के द्वारा सर्वप्रथम यह मांग की गई कि औद्योगिकरण का लाभ श्रमिक वर्ग को ही मिले। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए और लुई ब्लां ने श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। फिर भी हीगेल का योगदान मार्क्सवाद में कहीं ज्यादा है। उपयुक्त समाजवादी चिंतकों ने वर्ग समन्वय की बात कही थी, परंतु हीगेल के दर्शन से मार्क्स को संघर्ष की प्रेरणा मिली और उसने हीगेल की द्वंद्वात्मकता की अवधारणा को भौतिकवाद से जोड़कर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा विकसित की था। इसके माध्यम से वर्ग संघर्ष पर बल दिया। इस तरह मार्क्सवाद फ्रांसीसी समाजवाद और हीगेल की विचारधारा का ऋणी रहा है। आप पढ़ो, कोई अगर दिक्कत हो तो मैं हूं आपका हेल्प करने के लिए। 19वीं सदी के यूरोप पर मार्क्सवाद के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आप तो जानते हो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। तो मतलब है कि 19वीं सदी के समाज पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव रहा और मार्क्सवाद की क्या सीमाएं रही, दोनों बातें इसमें दी गई है। इसको आप पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ में, जो पीछे हमने किया हुआ है वही बात एक जगह पर होगी जो आपको समझ में आ जाएगा, प्रभाव। अब मुझे अंतर अनुशासनात्मक लास्ट में आपको बताना है। ये अंतर अनुशासनात्मक क्या है, इसको लेते हैं। देखिए, हम अंतर अनुशासनात्मक क्यों देते हैं पता है ना? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से आपके जीएस के बाकी खंड भी कहीं एक क्लैरिटी आए, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आपके पूरे विजन को खोल दे, यही मेरा लक्ष्य है। तो इसलिए मैं अंतर अनुशासनात्मक अपनी तरफ से देता हूं। अब देखिए ये क्या है, इसमें अंतर अनुशासनात्मक में देखिए, मैं यहां 4 चिंतकों की बात करूंगा। एक बात करूंगा 19वीं सदी के 3 प्रमुख चिंतक हैं और एक चौथा चिंतक हैं जो 4, मतलब हाँ, चौथा चिंतक है जो 20वीं सदी के आरंभ में है। जैसे सिगमंड फ्राइड का आपने नाम सुना होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताता हूं। एक थिंक कर लेते हैं, कार्ल मार्क्स, दूसरा लेते हैं चार्ल्स डार्विन, एक कार्ल मार्क्स, दूसरा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन से ही जुड़ा हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर, इससे प्रभावित है क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने एक टर्म का यूज किया है और वो टर्म का नाम है सोशल डार्विनिज्म या सामाजिक डार्विनवाद।
हर्बर्ट स्पेंसर ने जो शब्द का यूज किया है उसका नाम है सामाजिक डार्विनवाद। और जो तीसरा है वो तीसरे का नाम है नीत्शे, यानी फ्रेडरिक नीत्शे पूरा नाम है, नीत्शे शॉर्ट नाम का फ्रेडरिक नीत्शे। और चौथा नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। अब देखो इसमें जो तीन चिंतक है, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन और सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड देखो, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, इधर हर्बर्ट स्पेंसर जिसका सामाजिक डार्विनवाद है, और नीत्शे, ये सभी 19वीं सेंचुरी के चिंतक, ये सब ट्रेंड सेटर हैं। जैसे देखो इन चिंतकों के बारे में पढ़ते हैं तो मुझे दिलचस्पी इस बात से होती है कि भाई ये कैसे थिंकर थे अपने युग के, कितनी मतलब प्रोग्रेसिव थिंकर थे, मतलब जिसने युग को बदल दिया। अब सिगमंड फ्राइड है युग को बदल दिया, नीत्शे ने युग को बदल दिया, चार्ल्स डार्विन ने एक नई मतलब एक दिशा चला दी, और कार्ल मार्क्स के कब्र पर उसके जो सहयोगी है, जब कार्ल मार्क्स का डेथ जब 1883 में हुआ था, उस समय उसका फ्रेंड और सहयोगी एंजेल्स जीवित था। तो एंजेल्स ने उसके कब्र पर लिखवाया था कि संसार ने कब्र पर लिखवाया था कि दार्शनिकों ने अब तक संसार की व्याख्या की है, परंतु अब समय आ गया है संसार को बदलने का। 20वीं सदी में शायद ही किसी दूसरे चिंतक ने, अगर मैं 21वीं सदी को भी काउंट करूं तो पता चलता है कि शायद ही किसी दूसरे चिंतक ने दुनिया को इतना प्रभावित किया होगा जितना कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन और सिगमंड फ्राइड, तीनों में एक चीज कॉमन है जो आप यहां पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने मैटर, इसीलिए तो मैं मैटर हमेशा उसी लाइन पर आपको देता हूं जिस लाइन पर पढ़ाता हूं, कि ताकि घर पर जाके पढ़ो तो कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन और सिगमंड फ्राइड, तीनों में एक कॉमन पॉइंट था। वो कॉमन पॉइंट क्या था? तो तीनों ने वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल अपने सिद्धांत में किया। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक संबंधों के निदान में साइंटिफिक पद्धति अपनाई, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रांति। तो उसका क्या है? उसको कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद, क्योंकि उसने वैज्ञानिक पद्धति की तरह एक निश्चित सूत्रबद्ध होकर उसने आंदोलन की, माने उसने पूरे मजदूर आंदोलन को एक वैज्ञानिक पद्धति की तरह एक सूत्र के रूप में बांध दिया। चार्ल्स डार्विन ने संसार की उत्पत्ति कहा, उसने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि संसार किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं वो समय समय पर उत्पन्न होते रहे। उसमें जो ताकतवर प्रजातियां हैं वो आगे बढ़ती रहीं और कमजोर प्रजातियां नष्ट होती गईं विकास के क्रम में, और ये नेचुरली इवॉल्व करता गया, विकास नेचुरल विकास होता गया। कमजोर प्रजातियां नष्ट होती गई और ताकतवर प्रजातियां आगे बढ़ती गई। इसमें जो सबसे फिटेस्ट था वो सरवाइव किया, जो कमजोर था वो लुप्त हो गया। इस एवोल्यूशन से पूरे संसार का विकास हुआ है और विभिन्न जीव जंतुओं का विकास इस मतलब एक नेचुरल इवॉल्विंग, यानी एक नेचुरल विकास क्रम में हुआ है। किसी ईश्वर ने इसे नहीं बनाया है, किसी गॉड ने इसे क्रिएट नहीं किया है। तो पता है आपको, चार्ल्स डार्विन ने पूरे ईसाई विश्व को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उस समय तो जो क्रिश्चियन ओरिजिन का थियरी था वो लगभग 4000 वर्ष पहले इस संसार की उत्पत्ति मानता था और ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मानता था। लेकिन इसने पूरे ईसाई जगत की मान्यता को हिलाकर चार्ल्स डार्विन ने रख दिया और मानव की उत्पत्ति को वैज्ञानिक पद्धति से बांधा, जैसे कार्ल मार्क्स ने आर्थिक संबंधों को वैज्ञानिक पद्धति से बांधा, और सिगमंड फ्राइड ने मानव की सोच को ही वैज्ञानिक पद्धति से बांध दिया। ये अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब 19वीं सेंचुरी के अंत में हुआ, और अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी जो फिलॉसफी है वो क्लियर हुई। सिगमंड फ्राइड के बारे में जानते हो आप लोग? फ्राइड के बारे में आपने सुना होगा, इसकी थियरी कहलाती है मनोविश्लेषण।
उसकी पूरी थियरी जो कहलाती है सिगमंड फ्राइड की, उसको कहते हैं मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण में क्या था कि देखो, पहले एक महान होने का एक अवधारणा थी कि आपने निर्णय लिया, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म ने निर्णय लिया और भीष्म की प्रतिज्ञा, भाई भीष्म क्या है, तो विराट व्यक्तित्व है। सिगमंड फ्राइड ने सबको तार तार करके छोड़ दिया, कहा कि कोई विराट व्यक्तित्व नहीं होता, हमारे जो मन है, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार हमारे चेतन मन से कम। उसने मन को 3 भाग में बांटा, चेतन, उपचेतन और अचेतन। तो चेतन अगर है तो हमारे पूरे व्यवहार का 25% चेतन के आधार पर है, तो 50% अवचेतन के आधार पर है। सबकॉन्शियस यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, 3 माइंड है। 25% अगर कॉन्शियस है तो 50% सबकॉन्शियस है, फिर शेष 25% अनकॉन्शियस है। तो हमारा जो व्यवहार है वह सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा प्रभावित होता है। तो अगर हम मतलब अपने कॉन्शियस माइंड से वीर बनने की कोशिश करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर का जो फियर है हमारे वीर को दबा देता है कई बार। तो इसलिए हर इंसान के, जैसे पहले कहा जाता है ये राम है, ये रावण है, अब सिगमंड फ्राइड ने स्थापित किया कि हम सबके अंदर राम भी है और रावण भी है। मुद्दा यह है कि किसकी मात्रा ज्यादा है। जिसकी मात्रा ज्यादा है उसी आधार पर हम अच्छे हैं या बुरे हैं। मतलब उसका यह कहना था कि आप पूरी तरह से अच्छे और बुरे के चौखटों में बांटकर नहीं देख सकते। सभी का व्यक्ति 3 बातों से परिचालित है, अहंकार, भय और सेक्स से सभी का व्यक्तित्व परिचालित है। मात्रा अगर संतुलित होती है तो हम सामान्य मानव होते हैं, और मात्रा बिगड़ जाती है तो हम असामान्य मानव बन जाते हैं। तो ये जो इसका मनोविश्लेषण था, इसने पहले से चली आ रही जो मानव मन है और मानव का व्यक्तित्व है उसको तार तार करके रख दिया और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर हमारे मस्तिष्क को कस दिया। तो तीनों ने साइंटिफिक मेथड का यूज किया, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन और सिगमंड फ्राइड ने। नीत्शे कौन है? फ्रेडरिक नीत्शे 19वीं सेंचुरी का चिंतक है। पता है आपको, फ्रेडरिक नीत्शे एक ऐसा रेडिकल का मतलब मूल परिवर्तनवादी चिंतक था कि प्लेटो के काल से जो भी विचारधारा चली आ रही थी उस सारी विचारधारा को उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा क्योंकि अब से पहले जो भी महत्वपूर्ण कर सकते हो कि जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ या महत्वपूर्ण विचारक थे वो सब सत्य पर पहुंचने का या सत्य तक पहुंचाने का दावा करते थे। तो नीत्शे ने यह अवधारणा रखी, न तो कोई एकमात्र सत्य है, सत्य भी कोई एकमात्र नहीं है, और ना ही सत्य तक पहुंचने का कोई एकमात्र मार्ग है। न कोई एकमात्र सत्य है और न सत्य तक पहुंचने का कोई एकमात्र मार्ग है। तो प्लेटो के समय से जो चली आ रही विचारधाराओं की जो परंपरा थी उसको नीत्शे ने अस्वीकार कर दिया। वो उसको कहते हैं अनास्थावादी, अस्तित्ववादी। उसने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईश्वर मर गया, हम सभी लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। तो मतलब इस तरह का अपने टाइम का वो रेडिकल चिंतक था। ये सभी चिंतकों ने अपने युग पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ा है 19वीं सेंचुरी पर। अब यहां पर एक नाम हमने लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर, जो आप मेरे अंतर अनुशासनात्मक के पढ़ोगे तो मिलेगा। देखो, ये बहुत ही रिप्यूटेड ब्रिटिश चिंतक है, 19वीं सदी में बहुत प्रतिष्ठित चिंतक था, और यह अति व्यक्तिवादी था, अति व्यक्तिवादी। और व्यक्तिवाद जो विचारधारा है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रबोधन में एक बात आपने देखा, जो कोई वैज्ञानिक सिद्धांत आता है तो वैज्ञानिक सिद्धांत मानव चेतना को ही प्रभावित करता है। तो जो चार्ल्स डार्विन ने जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, वह वैज्ञानिक सिद्धांत ने भी मानव चेतना को प्रभावित कर दिया। चार्ल्स डार्विन का, जिसको कहते हो सामाजिक डार्विनवाद। तो हर्बर्ट स्पेंसर पर डार्विनवाद का ही प्रभाव है। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विनवाद से ही प्रेरणा लेकर सामाजिक डार्विनवाद को जन्म दिया। उसने कहा कि देखो भाई, जब प्रकृति भी ताकतवर को आगे बढ़ाती है और कमजोर को मरने देती है, तो सरकार क्यों निर्धन वर्ग के कल्याण पर पैसे खर्च करके अपने संसाधन को बर्बाद करती है और अमीर लोगों पर टैक्स लगा के संसाधन जुटाती है, मैंने अमीर वर्ग की प्रगति को रोकती है,
और निर्धन वर्ग को जिलाने के लिए धन का अपव्यय करती है, इससे बेहतर है निर्धनों को मरने दे और प्रतिभाशाली को बढ़ने दे। बताइए, कमजोरों को मरने दो, प्रतिभाशाली को बढ़ने दो। कितना ये चिंतन अपने आप में प्रतिक्रियावादी चिंतन है। अगर आज की तारीख में हर्बर्ट स्पेंसर होता तो उसका क्या हाल होता, समझ सकते हो। 19वीं सदी का वो बहुत ही प्रतिष्ठित चिंतक ब्रिटेन का था हर्बर्ट स्पेंसर। मैं आपको बताऊं कि कार्ल मार्क्स ने तो अधिकांश समय लंदन में गुजारा था और लंदन में उसका डेथ हुआ था 1883 में। तो उसका जो कब्र बना है वो भी बना है हाई गेट लंदन में, उसका कब्र है। और संयोग देखो कि एक तरफ कार्ल मार्क्स का कब्र है और दूसरी तरफ हर्बर्ट स्पेंसर का कब्र है। तो आमने सामने दोनों का कब्र है और दोनों उल्टा है एक दूसरे का। कार्ल मार्क्स समाजवादी चिंतक है जो समुदाय की बात करता है, समुदाय के कल्याण की बात करता है, मजदूरों के कल्याण की बात करता है। और हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रचंड व्यक्तिवादी चिंतक है जो कहीं ना कहीं वो कहता है कि व्यक्ति को प्रगति करने दो और निर्धनों को मरने दो। इस तरह की उसकी फिलॉसफी है। तो ये जो दोनों है एक दूसरे का ठीक उल्टा है। तो मुझे लगता है कि मैंने एक बार मजाक में कहा कि ऐसा भी संभव है कि दोनों के विचार, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स के विचार एक दूसरे के इतने उल्टे पुल्टे थे कि मरने के बाद भी दोनों के भूत रात में निकलकर आपस में लड़ते होंगे। मतलब एक तरह से मैंने, इट इज जस्ट लाइक अ जोक यू कैन से। तो देखो, अब 19वीं सेंचुरी में हर्बर्ट स्पेंसर इतना प्रतिष्ठित चिंतक था कि उसकी कब्र पर एकदम लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वहां पर फ्लावर के बुके रखे होते थे। और कार्ल मार्क्स के कब्र पर सूखे पत्ते बिखर रहे होते थे, उसे साफ करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब 1917 में जब रूस की क्रांति होगी और जब पहली मार्क्सवादी सरकार जब सोवियत रूस में बनेगी और तो दुनिया भर में जब मार्क्सवाद का प्रसार होगा, तो अचानक से मार्क्सवाद, जैसे रूसो महान हुआ था फ्रांस की क्रांति के बाद, तो कार्ल मार्क्स महान हो गया रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद। अब दुनिया भर के जो मार्क्सवादी हैं और समाजवादी चिंतक हैं वो कार्ल मार्क्स के कब्र पर दर्शन के लिए आने लगे। और देखते देखते कार्ल मार्क्स का जो कब्र है वो तीर्थ स्थल बन गया। अब बड़ी उल्टी बात हुई, देखोगे कार्ल मार्क्स का जो कब्र है वो तीर्थ स्थल की तरह समादृत है और चारों तरफ से भीड़ वहां इकट्ठी हो रही है। और दूसरी तरफ जो हर्बर्ट स्पेंसर का कब्र है वहां पर सूखे पत्ते लुट रहे थे, उसे साफ करने वाला कोई नहीं था। तो मैं स्टूडेंट्स, क्या हमने सीखा? मरने के बाद भी इंसान की हैसियत बदलती है। तो ये हुए आपके 19वीं सेंचुरी के महत्वपूर्ण चिंतक जिसने उस सदी पर प्रभाव छोड़ा। अब मैंने इसमें आपको अंतरअनुशासनात्मक में सब कुछ डाल दिया है और अब हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आप लोगों के मेरे पास वैसे अभी 12 मिनट टाइम है, एक क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही देता हूं होमवर्क के लिए। और आप लोगों के को अगर अब मैं आज ही मुझे वो टॉपिक भेज देना चाहिए था नया साम्राज्यवाद का, लेकिन आज मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन घबराइए मत, कल 12 बजे तक मैं आपको भेज दूंगा। और आप लोगों का क्लास 8 बजे होता है, तो आप 8 बजे से शुरू होता है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ के आ जाइएगा। अब आज मिस्टर अंकुर, ये लोग ओके हैं? कोई सवाल भी? मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स लोग बारे बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको डालता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। क्या आप सर्वहारा क्रांति के मुद्दे पर आप 19वीं सदी में कर दो। आप 19वीं सदी में सर्वहारा क्रांति के मुद्दे पर कार्ल मार्क्स को एक गलत
भविष्यवक्ता मानते हैं अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। 150 शब्द। अब पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोग ये बताइए, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है या आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है? क्या आप 19वीं सदी में सर्वहारा क्रांति के मुद्दे पर कार्ल मार्क्स को एक गलत भविष्यवक्ता मानते हैं? अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है या आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है? यस, गुड। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे? बताइए। ओके, तो कि मैं स्टूडेंट्स अब तो आज हमारा काम समाप्त हुआ, तो इस कक्षा को यहीं पर स्थगित कर देते हैं। फिर कल मिलते हैं नया साम्राज्यवाद वाले टॉपिक में। तो मैं यही रुकता हूं और कल फिर मिलने की प्रतीक्षा आपसे करता हूं। गुड नाइट मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।